गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माय गणित संस्कार एकेडमी बिरदा ललितपुर से आप समस्त कक्षा 8 के विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो क्लास के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, अभी पिछले वीडियो क्लास में मैंने मानव संसाधन के अंतर्गत भूगोल विषय में आपसे चर्चा किया था। तो जनसंख्या स्थानांतरण के बारे में चर्चा की थी भूगोल विषय के अंतर्गत। आज इतिहास विषय के अंतर्गत अभी तक हमारे जो 6 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम आपका 7th क्वेश्चन जो लेसन है भारत में नवजागरण, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लेसन में हमने अध्ययन किया था कि ब्रिटिश राज के अधीन भारत, तो जब भारत में कंपनी राज्य का विस्तार खत्म होकर के संपूर्ण शासन भारत में ब्रिटिश संसद के अधीन हो गया था, उसके पश्चात जो भारतीय गणराज्य में यहाँ की व्यवस्थाओं में महारानी विक्टोरिया द्वारा जो बदलाव किए गए, उन बदलावों के बारे में अध्ययन किया। इसके पश्चात भारत में एक नवीन प्रणाली ने एक नवीन व्यवस्था लागू हुई जिसमें इंडियन काउंसिल एक्ट के पश्चात अन्य और जो भी सुधार हुए हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार। विद्यार्थी, जितने भी भारतीय व्यवस्थाओं में बदलाव हुए हैं, सुधार हुए हैं, या जिन व्यक्तियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आकर के उनकी नीतियों के खिलाफ आंदोलन किए, उनके बारे में इस लेसन के माध्यम से हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों की। तो अंग्रेजी राज का जो प्रभाव भारतीय समाज पर हुआ वह पूर्व के सभी विदेशी आक्रमणों के प्रभावों से बहुत अलग था। जैसा कि पिछले लेसन में हमने अध्ययन किया था कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं, रीति रिवाज, भारतीय शिक्षा प्रणाली, इन सभी पर ब्रिटिश राज्य के जो गवर्नर भारत में आए उन्होंने इन सभी को बदला। लोगों के जो समाज में फैली हुई हमारी भारतीय संस्कृति की परंपराएं थी उनको मिटाते हुए उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य शैली, पहनावा, खान पान, इन सभी का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया था ताकि लोगों के बीच में पाश्चात्य सभ्यता का विकास हो और अधिक से अधिक लोग पाश्चात्य सभ्यता के प्रति आकर्षित हों, ताकि एक लंबे समय तक अंग्रेजी राज्य का शासन भारत में किया जा सके और भारत में जो भी बहुमूल्य चीज़ें हैं उनको विदेशों में ले जा करके उनका उपयोग करके उनसे प्रोडक्शन किया जा सके और अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए भारत में व्यापार एक लंबे समय तक हो। परंतु भारतीय समाज में भी ऐसे कुछ महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने जब अंग्रेजों की नीतियों को समझा, जाना और फिर उनका प्रभाव जो भारतीय समाज पर पड़ रहा था, तो उस बुरे प्रभाव को रोकने के लिए, अंग्रेज की इस नीति को रोकने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की और उन संस्थाओं से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया ताकि जो लोग पाश्चात्य सभ्यता, अंग्रेजी सभ्यता के प्रति आकर्षित हो रहे थे वो पुनः भारतीय संस्कृति और सभ्यता की ओर लौटे और अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करें। तो अंग्रेजों के पहले भी भारत में तुर्कियों ने, अफगानिस्तानियों ने, मुगलों ने और यहूदियों ने, बहुत सारे विदेशी लोगों ने आक्रमण किया, शासन किया, लेकिन जिस प्रकार की नीतियां अन्य लोगों की थी, अन्य विदेशी आक्रमणकारियों की थी, वैसी नीति अंग्रेजों की नहीं थी। अन्य विदेशी आक्रमणकारियों की जो नीति थी भारत में वो सिर्फ इतनी ही थी कि भारत
में अधिक से अधिक समय तक राज्य करना और अधिक से अधिक धन को लूट करके अपने देश ले जाना। अंग्रेजों की बात की पहले की बात करें मुगलों की, तो मुगलों की भी नीति कुछ इसी प्रकार रही कि मुगल शासकों ने कुछ समय तक तो भारत में लूटपाट किया। इसके पश्चात कुछ मुगल शासक ऐसे हुए भारत में जिन्होंने अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार अधिक किया और जो हमारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर थे उनको भी तोड़ करके मस्जिदें बनवाई। अर्थात मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समाज में मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार हो और लोग उनके धर्म के प्रति आकर्षित होकर उनसे जुड़ें। तो कुछ हद तक इसी प्रकार से अंग्रेजों ने भी यही किया। तो एक लंबे समय तक ये सब चीज चलती रही, परंतु 18वीं शताब्दी में यूरोप के एक नवीन बौद्धिक लहर चल रही थी। नवीन चिंतन, तर्कवाद, अन्वेषण यानी कि डिस्कशन जिसे हम कहते हैं की भावना, विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यूरोप की राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक तथा धार्मिक सभी पक्षों को प्रभावित किया। तो सन 18वीं शताब्दी में यूरोपीय जो शक्तियां थीं उनके द्वारा एक नवीन तकनीकी को लेकर के, एक विज्ञान के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा था और विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव भी यूरोपीय शक्तियों द्वारा किया जा रहा था, जिसका भारत के लोगों पर भी एक गहरा प्रभाव पड़ा। अब यूरोपीय सभ्यता का अग्रगण्य महाद्वीप बन गया था। मीन्स संपूर्ण विश्व में यूरोप सभ्यता के अनुयायी बनते चले जा रहे थे। लेकिन इसके विपरीत अगर हम बात करें तो हम अपने देश भारत की बात करें तो हमारे देश में बिल्कुल लोगों की जो विचारधाराएं थी वो हट चुकी थी। लोगों का जो विकास था वो बिल्कुल धीमा पड़ गया था। बेरोजगारी, गरीबी, समाज, इन सब में हम बिछड़ते चले जा रहे थे और अन्य देशों में भारत की स्थिति इन्हीं सभी चीजों को दर्शाती थी। कहने का तात्पर्य है कि जैसे विश्व में बहुत सारे देशों का अगर कोई सम्मेलन होता था या कोई भी सभाएं होती थी और अगर भारत के प्रतिनिधित्व की बात वहां पर आती थी तो भारत में जो भी व्यवस्थाएं चल रही थी उनको नज़रअंदाज करते हुए वहाँ की केवल 2-3 चीज़ें ऐसी थी, इन्हीं को वहाँ पर सभाओं में प्रदर्शित किया जाता था ताकि अन्य देशों की श्रेणी में भारत को एक तरह से गरीब राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। परंतु कुछ ऐसे व्यक्ति रहे जिनकी अभी चर्चा कर रहे थे, तो जैसे कुछ परिपक्व व्यक्ति जैसे राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खां, आपके दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानडे, ज्योतिबा फुले, ऐसे महान विचारकों ने, महान दार्शनिकों ने आगे आकर के इन सभी नीतियों का विरोध किया और समाज को एक नए दिशा और मार्गदर्शन करते हुए एक नए उत्थान की ओर ले गए। तो आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से आज के लिए इतना ही। कल पुनः एक नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का आज की कक्षा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।